Hello everyone, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. रनर्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई थ्रेट्स एंड हैकिंग मेथोडोलॉजी की। यानी हम समझने वाले हैं कि वाईफाई टेक्नोलॉजी कितनी वजहों से और कितने तरीकों से वर्नेबल होती है, कितने तरीकों से एक वाईफाई नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करा जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे एक वाईफाई नेटवर्क को हैक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो हम वो देखने वाले हैं। दोनों ही चीजें समझने के लिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज टाइप्स ऑफ वायरलेस थ्रेट्स। एक वाईफाई नेटवर्क में कितने तरीके के थ्रेट्स हो सकते हैं, यानी कितनी जगहों से एक वाईफाई डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है या कितने तरीकों से एक डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है। सबसे पहले अटैक की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट थेफ्ट। बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज्यादा परफॉर्म होने वाला अटैक, जिसके बारे में शायद हमने वाईफाई टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग में, जब वाईफाई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब भी पढ़ा होगा। नॉर्मली हमें पता है क्या होता है सर, एक ब्रॉडबैंड है जो अपना हॉटस्पॉट चालू करेगा, एक राउटर है जिसका हॉटस्पॉट एक्टिव होगा, मान लेते हैं उसका हॉटस्पॉट का नाम है WS क्यूब, और इस WS क्यूब नाम के हॉटस्पॉट से जुड़ने वाला है कोई यूजर, है ना। अब तो अगर हम यहाँ पे माने कि हमारा यूजर ए जो है वो इस हॉटस्पॉट से जुड़ चुका है, कनेक्ट हो चुका है पासवर्ड लेके, या फिर विदाउट पासवर्ड अगर ये ओपन था तो कनेक्ट हो चुका है। दिक्कत ये है कि ये जो यूजर इस हॉटस्पॉट से जुड़ा है, ये इसके एक्सेस पॉइंट की वजह से जुड़ा है, या आप कह सकते हो ESS ID की वजह से जुड़ा है। ESS ID यानी हॉटस्पॉट का नेम। इसके लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है वो केवल इस हॉटस्पॉट का नाम है। अब तक तो वैलिड था, ये एक जेन्युइन हॉटस्पॉट था जिससे जुड़ा इंटरनेट सर्विसेज यूज ले रहा था। लेकिन अगर ये इस नेटवर्क रेंज से बाहर आता है, इससे दूर कहीं भी जाता है अगर ये डिवाइस, और इसको मिलता है एक हैकर का हॉटस्पॉट, एक ऐसा हॉटस्पॉट जो किसी हैकर ने फेक क्रिएट करा है, जिसका नेम उसने सेम रखा है WS क्यूब, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये यूजर ए जो है वो इस हॉटस्पॉट से ऑटो कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट सेंड कर देगा केवल इसके नेम के बिहाफ पे। वो वेरीफाई भी नहीं करेगा कि क्या यही वो डिवाइस है जिससे वो जुड़ा था, क्योंकि इसके वेरिफिकेशन के लिए केवल नेम को यूज ले रहा है, एक्सेस पॉइंट नेम को यूज ले रहा है, और एक्सेस पॉइंट नेम कोई भी सेम रख सकता है। तो इस वजह से ये किसी भी नेटवर्क से जुड़ जाता है और उसके बाद एक हैकर के पास कंप्लीट कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि ये हैकर के ही हॉटस्पॉट से जुड़ा है, तो नेटवर्क हैकिंग हो सकती है, मैन इन द मिडल हो सकता है, और मल्टीपल लेयर्स ऑफ अटैक्स यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इस डिवाइस की क्रेडेंशियल्स, इसका सारा डेटा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये हमारे अटैक का नाम था एक्सेस पॉइंट थेफ्ट, यानी ये जो प्रोसेस था कि आप एक नेम का क्लोन रख के, यानी उस सेम नेम से अलग अलग हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर देते हो, उसकी वजह से कोई भी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कोई भी यूजर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जो हॉटस्पॉट से जुड़ता है। तो ये हमारी पहला लूपहोल है, पहला आप कह सकते हैं थ्रेट है वाईफाई का। देन हम बात करते हैं DOS यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की। अभी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, तो सर एक ऐसा अटैक है जिसमें आप किसी भी हॉटस्पॉट नेटवर्क पे, किसी भी मशीन पे इतने सारे पैकेट्स प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं कि जब उस मशीन को या जब उस डिवाइस को उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है तो उसका CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसका CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिवाइस मिसबिहेव करेगा, ये डिवाइस हैंग हो सकता है, करप्ट हो सकता है, इसके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से मिसबिहेव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक मशीन पे बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए भेज दिया, उसके रिसोर्सेज, सारा काम, उसके रिसोर्सेज का जितना भी पावर था, जितनी भी उनके ना लिमिटेशंस थी, जो भी उनकी पावर्स थी, वो सारी की सारी आप कंज्यूम कर रहे हो, सारी रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन ये ना करके आप कर रहे हो। तो अब इस मशीन में किसी भी टूल को कोई और काम पड़ेगा तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा, विदाउट CPU कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं डॉस अटैक, जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी में बहुत आसानी से परफॉर्म करा जा सकता है, हमें बस उसके नेटवर्किंग फ्लो को समझना होता है। फिर हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन फ्लड की। इसका मतलब क्या है, तो जैसा इसका नाम बता रहा है, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है लॉगिन करना, खुद को वेरीफाई करना क्रेडेंशियल्स देके, और फ्लडिंग का मतलब है सर खूब सारे पैकेज भेजना, जो कि डॉस में भी होता है, डॉस में भी फ्लडिंग हो रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन पे इतनी सारी लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं, या इतनी ज्यादा बार लॉगिन परफॉर्म करते हैं कि वो मिसबिहेव करेगी, और उससे जो नॉर्मल यूजर्स जुड़ना चाहते थे, या जो पहले से जुड़े हुए थे, या जो नए यूजर्स जुड़ना चाहेंगे, वो इस नेटवर्क सर्विस से अलग अलग वजहों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या नए यूजर्स जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हमें पता है हमारा हॉटस्पॉट एक टेबल क्रिएट करता है DHCP की मदद से, DHCP और ARP की मदद से, जिसमें वो सारे के सारे IP एड्रेसेस और उनके मैक एड्रेसेस को रिकॉर्ड करता है। अब ऐसे केस में सर अगर आप सारी IP टेबल्स को फुल कर दे, यानी IP की जो भी रेंज उसके पास अवेलेबल थी, अगर आप वो पूरी की पूरी यूटिलाइज कर दे फेक ऑथेंटिकेशन करके,
मल्टीपल टाइम ऑथेंटिकेशन करके। तो उसमें अब इस टेबल में कोई आईपी बचा ही नहीं है किसी नए यूजर को देने के लिए। तो जैसे ही कोई यूजर जुड़ेगा उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये और ऐसे मल्टीपल लेयर्स ऑफ रीजन जो है, ये आप कह सकते हैं ये अटैक करने के बाद अलग अलग तरीके के नुकसान एक यूजर को फेस करने को मिल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग। आई होप आप सभी को ये तीनों अटैक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अटैक की, जो कि है डिसएसोसिएशन अटैक। ये क्या कर रहा है सर? आपको डिसएसोसिएट कर रहा है। एक ऐसा अटैक जिसमें एक अटैकर क्या करता है, राउटर के नाम से एक क्लाइंट को पैकेज भेजेगा। यानी हमारे हैकर ने क्या करा, राउटर के नाम से एक नॉर्मल से जुड़े हुए क्लाइंट को, एक क्लाइंट जो राउटर से जुड़ा हुआ था, उसको कुछ ऐसे पैकेज भेजे राउटर के नाम पे जिसकी वजह से क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्लाइंट को जो है ऐसा लग जाएगा कि सर ये जो है नेटवर्क में सही नहीं है, उसके लिए सही से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये अलग अलग लेवल्स के अटैक यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा। इससे जस्ट जुड़ा हुआ या बिल्कुल सेम काम करता हुआ अटैक हमारे पास आता है डी ऑथेंटिकेशन अटैक, जिसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। डी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या? ऑथेंटिकेशन का मतलब खुद को वेरीफाई करना लॉगिन के जरिए, क्रेडेंशियल्स के जरिए। और डी का मतलब है यहाँ पे कि उस यूजर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना, यानी उसे कहना कि आप ऑथेंटिकेट नहीं हो। ऑथेंटिकेट का मतलब तो खुद को वेरीफाई करना, और डी ऑथेंटिकेट का मतलब है कि अभी आप एक जेन्युइन यूजर नहीं हो, वैलिड यूजर नहीं हो, आपको री ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आपको खुद को फिर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो जब ऐसे पैकेज राउटर के नाम से एक हैकर एक नॉर्मल यूजर को भेज रहा है ना, अगर एक हैकर नॉर्मल यूजर को राउटर के नाम से पैकेज कंटिन्यूस भेज रहा है, तो उस केस में ये यूजर डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद रीऑथेंटिकेट करना चाहेगा, क्योंकि नेटवर्क सर्विसेज यानी इंटरनेट तो उसे चलाना है। जब वो ऐसा करेगा तो वो भेजेगा कुछ फाइल्स, जैसे कि हैंडशेक फाइल। और ये हैंडशेक फाइल हम जानते हैं हैकर के लिए बहुत काम की है, पासवर्ड क्रैकिंग करने के लिए और इनके बीच में होने वाली बातचीत को सुनने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इस डीऑथेंटिकेशन अटैक की वजह से एक वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज करना एक हैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके पासवर्ड्स को क्रैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इनक्रिप्टेड या सिक्योर फॉर्म में पासवर्ड्स पहुंच जाते हैं। देन हम बात करते हैं एआरपी कैशे पॉइजनिंग अटैक। एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अच्छा अटैक जो मैन इन द मिडल अटैक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या हुआ सर, अब एआरपी की वर्किंग जानते हैं। एआरपी का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कंफर्म करता है किसके पास क्या आईपी है, और जिसके पास भी जो भी आईपी एड्रेस है उसको मिल जाता है कि हाँ भाई जो यूजर ए है उसके पास ये आईपी है, यूजर बी के पास ये आईपी है, वो उसको उससे जुड़े हुए पैकेज शेयर करता है। अब यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सर हमारे पास हमारा राउटर था, उस राउटर से एक नॉर्मल यूजर जुड़ा हुआ था। इस नॉर्मल यूजर को राउटर के जरिए कोई कम्युनिकेशन करना था। इसने बोला कि उसको फेसबुक चलानी है, तो उसकी मशीन से पैकेट जनरेट होगा, राउटर तक जाएगा, राउटर उस पैकेट को इंटरनेट पे भेजेगा। लेकिन जब इंटरनेट से रिप्लाई आया राउटर के पास, तो राउटर सबसे पूछेगा, मान लेते हैं इसका आईपी था 1.1 यानी 192.168.1.10, है ना। एक और यूजर था जिसका आईपी था 192.168.1.11। राउटर सबसे पूछेगा कि 1.10 किसके पास है, इससे भी पूछेगा और इससे भी पूछेगा, यानी यूजर बी से भी पूछा, यूजर ए से भी पूछा। क्योंकि यूजर ए के पास 1.10 है तो वो कहेगा सर मेरे पास है 1.10, और राउटर उसको उसका रिस्पांस दे देगा। लेकिन एआरपी पॉइजनिंग में क्या होता है कि अटैकर यहाँ पे आके कहता है कि नहीं सर 1.10 तो मेरे पास है, तो वो पैकेज जो इस यूजर को जाना चाहिए था वो अब इसके पास आ जाएगा। और ये करने के लिए ये मैक स्पूफिंग करता है, यानी मैक एड्रेस भी चेंज कर देता है और आईपी स्पूफिंग भी कर देता है। ये ऐसे पैकेज भेजता है जिसमें बोलता है कि सर मेरा मैक, इस यूजर ए का जो मैक एड्रेस था वो मैक एड्रेस से खुद का दिखाने लग जाएगा कि ये मेरा मैक एड्रेस है, और वो बोलेगा कि 1.10 मेरे पास है। तो वो पैकेज जो यूजर ए को जाना चाहिए था अब वो हैकर के पास पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? एआरपी पॉइजनिंग की वजह से हुआ, एआरपी कैशे पॉइजनिंग की वजह से हुआ। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो एक हैकर एक नेटवर्क में जुड़ने के बाद किसी भी यूजर का डेटा एक्सेस कर सकता है। वो राउटर भी बन सकता है, वो यूजर ए भी बन सकता है, और कोई तीसरा यूजर जुड़ेगा तो वो उसका भी रोल प्ले कर सकता है, उसका भी सारा डेटा, उसके सारे कंट्रोल एक्सेस ले सकता है एआरपी कैशे पॉइजनिंग की वजह से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की, जिसमें हमारे पास आता है ईएपी फेलियर। क्या है ईएपी? ईएपी फेलियर बेसिकली है क्या, एक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है। और इस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के आगे फेलियर क्यों लिखा हुआ है? तो सर यहाँ पे हमारा राउटर क्या कर रहा है, नॉर्मल यूजर्स को कह रहा है कि आपने ऑथेंटिकेशन सही से नहीं करा है, क्योंकि वो ईएपी फेलियर के फेक पैकेज, है ना, स्पूफ्ड पैकेज जो है यूजर्स को भेज रहा है। उनको लग रहा है कि वो सही से वेरीफाई नहीं हुआ है, सही से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया, तो वो रीऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईएपी का काम ही था ऑथेंटिकेशन मैनेज करना, और ये कह रहा है आपका ऑथेंटिकेशन सही से नहीं हुआ है। तो ऐसे पैकेज की वजह से यूजर्स रीऑथेंटिकेट करेंगे और उससे उसको फायदा हो सकता है अलग अलग तरीकों से। देन हम बात करते हैं राउटिंग अटैक्स की। राउटिंग अटैक्स में क्या हो रहा है सर, वो सारे अटैक्स
या वो अटैक जो एक पैकेट के रूट को डिफाइन कर रहा है। एक पैकेट का जो रूट था, जो रास्ता था, वो एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाता, मान लेते हैं यूजर ए से राउटर तक जा रहा है, उसका रूट उसने रीडायरेक्ट कर दिया खुद की तरफ, हैकर ने अपनी तरफ वो डेटा लिया है, जैसे ईआरपी कैशे पॉइजनिंग में भी हमने देखा था। तो ऐसे अलग अलग तरीके के अटैक्स जिसमें एक राउटर एक पैकेट के फ्लो को चेंज कर देता है, पैकेट का जो रास्ता था उसको चेंज कर देता है और उसको किसी दूसरी डेस्टिनेशन तक ले जाता है, एक मलिशियस डेस्टिनेशन तक ले जाता है, उसे हम कहते हैं राउटिंग अटैक्स, जो एक पैकेट के रूट के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है। देन हमारे पास आता है पावर सेविंग अटैक्स। ये क्या है? तो सर ये कुछ पावर सेविंग्स के फेक नोटिफिकेशन, मान लीजिए आप, कुछ फेक नोटिफिकेशंस हैं, कुछ फेक पैकेट्स हैं, जिसमें यूज़र को ये दिखाता है कि आपकी मशीन में पावर कम है, हम जिसे कहते हैं बैटरी लो है, और इसकी वजह से आपकी मशीन के पावर को बचाने के लिए, पावर सेव करने के लिए आपको वाईफाई बंद कर देना चाहिए, बाकी टेक्नोलॉजीज को बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने पे कोई भी यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसको लगेगा अरे नहीं यार पावर तो बिल्कुल सही है, या बाकी इश्यूज तो कोई है ही नहीं, ऐसे नेटवर्क इशू तो मेरे पास है ही नहीं, या फिर एनर्जी इशू तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। देन अगेन हैकर को फायदा होगा, हैंडशेक फाइल अलग अलग तरीके की फाइल्स का। तो पावर सेविंग अटैक में क्या हो रहा है सर, कुछ फेक मैसेजेस हैं, कुछ फेक प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ फेक पैकेज हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि भाई आपका मशीन में पावर कम है और इस वजह से हम उसे पावर सेविंग मोड में ले जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, इनको बंद कर दिया जाता है। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की, जो कि है बीकन्स फ्लड। अब बीकन्स फ्लड क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर बीकन्स फ्लड एक ऐसा अटैक है जिसमें एक अटैकर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट कर देता है, मल्टीपल फेक वाईफाई के नाम से, या मल्टीपल फेक वाईफाई क्रिएट कर देता है, और ये फेक वाईफाई एक नॉर्मल यूज़र को कंफ्यूज कर देते हैं, एक नॉर्मल यूज़र को मेन नेटवर्क से कनेक्ट करने में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बार बार उसके पास में, जो सबसे पास में उसके हॉटस्पॉट होगा, उसकी मशीन बाय डिफॉल्ट उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करती जाएगी, उस फेक हॉटस्पॉट से कनेक्ट करती जाएगी जो हैकर ने बनाया। तो इस अटैक में क्या हो रहा है, यूज़र को आप कह सकते हैं कंफ्यूज करा जा रहा है, यूज़र को मेन नेटवर्क से जुड़ने से रोका जा रहा है मल्टीपल फेक नेटवर्क्स क्रिएट करके। और नॉर्मली क्या होता है कि सर क्योंकि पूरा हॉटस्पॉट जो है या पूरा वाईफाई नेटवर्क जो है केवल नाम के बिहाफ पे, एक्सेस पॉइंट नेम के बिहाफ पे, यानी एसएसआईडी के बिहाफ पे जुड़ता है। तो अगर मैंने खूब सारे वाईफाई नेटवर्क्स के नाम सेम रख दिए और मेरे सबसे पास रेंज में जो भी हॉटस्पॉट होगा, अब चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, मेरी मशीन पहले उसी से जुड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका नेटवर्क स्ट्रांग है और एक्सेस पॉइंट सेम है, एक्सेस पॉइंट ऐसा है जिससे पहले मेरी मशीन जुड़ चुकी है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो सर यहाँ पे इसे हम कहते हैं बीकन्स फ्लड। देन हमारे पास आता है हमारा लास्ट अटैक, जिसका नाम है TKIP MIC एक्सप्लॉइट। हमें पता है ये जो TKIP MIC है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेटा के इंक्रिप्शन पे वर्क कर रही थी, डेटा सिक्योरिटी पे वर्क कर रही थी, डेटा की सिक्योरिटी चेक पे वर्क कर रही थी। अब यहाँ पे हमें पता है हर टेक्नोलॉजी जब मार्केट में इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती है, कुछ लूपहोल्स होते हैं। उन लूपहोल्स की मदद से हैकर्स क्या करते हैं, उसके एक्सप्लॉइट्स बना देते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो उन लूपहोल्स को यूज़ लेकर सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सिस्टम्स को हैक कर लेंगे। तो ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी के भी कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स बना रखे हैं मार्केट में, जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए गए इंक्रिप्शंस में या उनके मैसेज बॉक्सेस में अलग अलग तरीके के कोड इंजेक्ट करती है, जिससे अलग अलग लेवल्स के अटैक्स परफॉर्म करे जा सकते हैं, जैसे डिक्रिप्शन पॉसिबल हो सकता है, कोड इंजेक्शन पॉसिबल हो सकता है, और ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स यहाँ पे फिजिबल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के एक्सप्लॉइट्स मार्केट में अवेलेबल है। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी ये समझ आ गई होगी, जो हमारे वाईफाई थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से एक वाईफाई टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से इश्यूज या अलग अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है। अब हम बात करते हैं वाईफाई हैकिंग मेथोडोलॉजी की, यानी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जिसके जरिए एक वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई डिस्कवरी की। ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि आपका टारगेट कौन है और वो आपसे कितना दूर है, यानी कहाँ है। आपके टारगेट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 4-5 हॉटस्पॉट सारे, उनमें से मेरा टारगेट कौन है। तो अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा जो टारगेट है वो WS³ है, तो जब मुझे डिफाइन हो गया कि मेरे टारगेट का नाम WS³ है, तो मेरी वाईफाई डिस्कवरी होगी, मुझे कंफर्म हो गया हाँ ये मेरा नेटवर्क है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं उसकी GPS मैपिंग देखूंगा, यानी मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि वो नेटवर्क मुझसे कितना दूर है, कितना पास है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है। एग्जैक्ट आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक्यूरेट लोकेशन। तो हमें पता पड़ जाएगा कि सर ये नेटवर्क से आपसे थोड़ा से दूर है, 10 मीटर ही दूर है ना। और इस 10 मीटर दूर में सबसे पास है, देखा जाए तो आपके बाकी सारे टारगेट मशीन्स में ये आपके सबसे पास है। तो हमने उसकी ओवरऑल आप कह सकते हैं जो लोकेशन की डिटेल्स होती है वो ग्रैब करने की कोशिश करी, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या उस नेटवर्क पे अटैक करना हमारे लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट साबित होगा या नहीं। देन हमें डिफाइन हो गया कि नेटवर्क तो पास है, उस पर अटैक करा जा सकता है।
तो हम वहाँ पे उस वायरलेस ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे, यानी हम अलग अलग अटैक्स जैसे कि हम एरोडम्प एनजी का यूज़ लेते हैं मॉनिटर मोड में जाने के बाद, ताकि जितने भी नेटवर्किंग में बातचीत हो रही है हम वो सब देख सकें। उसमें हमें हैंडशेक फाइल भी मिल सकती है, कुछ कम्युनिकेशन के पैकेज भी मिल सकते हैं, तो वो सारे कम्युनिकेशन को अब ग्रैब करते हैं, उस पूरे नेटवर्किंग में होने वाले डेटा पे या होने वाले ट्रांजेक्शन्स को हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके के अटैक्स लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें हैंडशेक फाइल नहीं मिल रही तो हम डी ऑथेंटिकेशन या अलग अलग लेवल्स के अटैक करेंगे ताकि हमें हैंडशेक फाइल मिल जाए। हैंडशेक फाइल मिल गई तो हम परफॉर्म करेंगे इनक्रिप्शन क्रैकिंग, क्योंकि हमें पता है हैंडशेक फाइल में पासवर्ड लिखा होता है लेकिन वो क्लियर टेक्स्ट में तो नहीं होता, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में सिक्योर करके रखा गया होगा। तो उसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर ए क्रैक एनजी जैसे टूल्स का यूज़ लेते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्रोमाइज द वाईफाई नेटवर्क, क्योंकि अब आप सक्सेसफुली वाईफाई के अंदर एंटर हो चुके हैं, पासवर्ड को क्रैक कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के अटैक्स करते हो, एक्सप्लॉइट्स को ट्राई करते हो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे, ताकि वो डिवाइस सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज हो सके। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये कंटेंट समझ आया होगा, जहां पे हमने वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रेट्स, उसकी हैकिंग मेथोडोलॉजी को समझा। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं, और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।